सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हिंदी के अगले टॉपिक समास के बारे में चर्चा करेंगे, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो कि 8, 9, 10 जून को होने वाला है, उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही इसमें आएंगे और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, समास। समास का जो हमें सबसे पहले इसके शब्द का अर्थ जानेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप, सामासिक पद। ठीक है। अब इसका मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी हिंदी में, व्याकरण में समास की, संक्षेप की? तो इसका कारण ये रहा कि हिंदी जो वर्णमाला का कोश है, हिंदी का कोश, शब्दकोश, उसको छोटा बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर समास को पढ़ते हैं। जैसे हर चीज को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, पर धीमे धीमे करके शब्दकोश बहुत बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। तो उसे छोटे से छोटा बनाए रखने के लिए पुराने शब्दों का प्रयोग करके नए शब्दों का गठन किया जाता है। तो वहां हमें आवश्यकता होती है समास की। ठीक है। तो लिखेंगे हम ठीक है। ये समास का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे समास की हमें आवश्यकता क्यों है, ये भी लिखें। समास को जानने का आपका व्यक्तिगत कारण तो ये है कि आपको यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है। और समास को हम व्याकरणिक तौर पर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हिंदी का जो शब्दकोश है वो छोटा रहे। ठीक। ये दोनों चीजें लिखेंगे। मतलब किसी चीज के पीछे का अगर हमें कारण पता चलता है कि यह क्यों यूज किया जा रहा है, तो इससे हमारे मन में उसे जानने की जिज्ञासा, उसे समझने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही हम लिखेंगे। ठीक है। अब समास कैसे बनता है, ठीक है, समास क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि कुछ शब्दों को मिलके और संक्षेप रूप में हम लिख देते हैं, तो वो जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है। और जो छोटा शब्द बनता है उसे बोलते हैं सामासिक पद। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। ठीक है। कौन होता है? मनोहर। अब यहाँ पे ये बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है। ये एक शब्द मिला है, बना है इन सभी से मिलके। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? समास विग्रह।
ठीक है। और ये जो छोटा शब्द बना है इसे बोलते हैं हम सामासिक पद। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब समास की हम परिभाषा लिखेंगे कि समास कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, समास सबसे पहले लिखेंगे कि एक शब्दांश शब्द को लेकर भी समासिक पद बनता है। ठीक है, अब एक शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? ऐसा शब्द जिसका पूर्ण अर्थ ना हो। ठीक है, कुछ अर्थ हो उसे शब्दांश कहते हैं। जैसे जितने भी हमारे उपसर्ग हैं वो शब्दांश कहलाते हैं। तो उनसे जैसे शब्द बना प्रति प्लस दिन, तो क्या तो ये क्या हो गया? सामासिक पद। और ये क्या हो गया? शब्दांश। और ये हो गया एक शब्द। तो समास की एक परिभाषा यह हो गई कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर समासिक पद बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण आपने समझा, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। यहाँ पे प्रति एक शब्दांश, क्योंकि ये उपसर्ग है और यह एक पूर्ण शब्द है, दिन पूरा अर्थ व्यक्त करता है, और इससे एक नया शब्द बना प्रतिदिन। तो ये क्या हो गया? समासिक पद। ये शब्दांश और ये शब्द, ये एक इस तरह से एक समास बनता है, सामासिक पद बनता है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। अब ये क्या हो गया? सामासिक पद। और ये क्या हो गया? एक शब्दांश। शब्दांश यानी कि उपसर्ग। ठीक है, और ये तो शब्द है ही। तो इस प्रकार से एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर समासिक पद बनाता है। ये हो गई एक परिभाषा। अब दूसरी पढ़ेंगे हम। दो से अधिक शब्द मिलकर भी समास बनाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे दो से अधिक शब्द मिलकर कैसे? तो देखें, जैसे लाल बाल पाल। ठीक है, ये तीनों शब्द मिलकर कौन सा समास बनाते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लाल बाल और पाल। ठीक है, अगला रोटी कपड़ा मकान।
ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि दो से अधिक शब्द मिलकर समास बनाते हैं। ठीक है, एक तीसरी परिभाषा और है, दो शब्दों के मेल से भी समास बनता है। कैसे? जैसे माता पिता। ठीक है, ये एक सामासिक पद है, माता और पिता। इसका संधि जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। ठीक है, ये कौन सा समास का उदाहरण है? यह भी एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, और जैसे राजपुत्र। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो गया? राजा का पुत्र। ठीक है, इस तरह से हमने तीन परिभाषाएं समास की समझी और क्लास में इन्हें याद करनी है। समास का शाब्दिक अर्थ, संक्षेप, सामासिक पद। ठीक है, समास की आवश्यकता क्यों हुई हमें? हमारे हिंदी शब्दकोश को संक्षिप्त रखने के लिए हमें समास की आवश्यकता होती है। ठीक है, समास की परिभाषा क्या है? एक शब्दांश, एक शब्द मिलके समास बनाते हैं। ठीक है, दो से अधिक शब्द मिलकर भी समास बनाते हैं और दो शब्दों के योग से भी समास बनता है, जैसा कि आपने पीछे उदाहरणों में देखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से समास के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, समास के सामान्य तौर पर तो 6 भेद होते हैं, परंतु अगर हम डीपली जाएंगे तो समास के 4 भेद होते हैं और जो बचे हुए 2 भेद होते हैं उन्हीं के अंदर तत्पुरुष, वो तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। पर यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम समास के सामान्यतः 6 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, उन सबको समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो कभी कभी प्रश्न पत्र में सीधे सीधे पूछ रखा जाता है कि निम्न में से कौन सा समास का एक भेद नहीं है। पहले पूछा जा सकता है, हो सकता है जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हों या जो नए पढ़ रहे हों अभी, वो इन सब चीज़ों को ना जानते हों, क्योंकि उन्होंने 10th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था। ठीक है, उन्हें अब वो ये चीज़ें याद ना हो। ठीक है, तो इसको पहचानने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो आप मतलब इन समास के भेद के नाम याद करने के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता, तो ठीक है, क्या है? अकड़, और डी बी टी। ठीक है, सबकी अकड़ निकल जाती है जब उन पर डीबीटी यानी कि डेब्ट, कर्जा होता है। ठीक है, अकड़ कब निकल जाती है? जब उन पर कर्जा होता है। अकड़ कब निकल जाती है उन पर? जब उन पर डीबीटी, डेब्ट यानी कि कर्जा होता है। अब इन्हीं एब्रिविएशन, ये संक्षिप्त रूप है, इनसे हम समास के नामों को याद करेंगे। ठीक है, ए से क्या हो गया? ये हो गया अव्ययीभाव समास। कैसे हो गया? कर्मधारय समास। डी से क्या हो गया? द्विगु समास। ठीक है, दूसरे डी से क्या हो गया? द्वंद्व समास। बी से क्या हो गया? बहुब्रीहि समास।
टी से हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरह से समास के कितने भेद हो गए? 6। अब यहाँ पे एक बार मेरे साथ दोहराएंगे कि ये ट्रिक क्या है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? ए के डी, अकड़ खत्म हो जाती है इंसान की जब उस पे डीबीटी, डेप्ट यानी कि कर्जा होता है। अकड़ खत्म हो जाती है जब उस पे कर्जा होता है। अकड़ खत्म हो जाती है जब उस पे डीबी, डेप्ट यानी कि कर्जा होता है। तो ए के डी, अकड़ से हो गया अव्ययी भाव समास, के से हो गया कर्मधारय समास, डी से हो गया द्विगु समास, फिर दूसरे डी से हो गया द्वंद्व समास, बी से हो गया बहुब्रीहि समास और टी से हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब प्रश्न पत्र में यहां से सीधे एक प्रश्न बनता है कि इनमें किस पद की प्रधानता है। ये दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते होते हैं। तो उसमें यह पूछा जाता है कि इनमें से किस शब्द की प्रधानता है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, ये हो गया कि इनके भेद से पूछ लिया जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा समास का एक भेद नहीं है। ठीक है, फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा पद प्रधान होता है, क्या क्या इनकी पहचान होती है। ठीक है, कैसे शब्दों को आप प्रश्न पत्र में पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसके नाम में ही इसका जो है अर्थ छिपा हुआ है। अव्ययी भाव समास, अव्यय, देखो सुनो, आराम से ध्यान से सुनो। अव्यय कौन से शब्द होते हैं, क्या शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, सबने व्याकरण, हिंदी व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम वाक्यों के प्रकार, मतलब वाक्यों को भेद करके पढ़ रहे होते हैं तो वो 8 प्रकार में बंटते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती हैं, ठीक है, वो शब्द में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होती हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द हुआ लड़का। ठीक है, तो जब हम उसका संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? लड़के। ठीक है, वह जैसे एक सर्वनाम है, जब उसको हम प्रयोग करते हैं शब्द में तो वह का उसने भी कर देते हैं, उसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन हो जाता है उन्हें बोलते हैं हम विकारी शब्द। ठीक है, आप समझो कि ऐसे शब्द जिनका वाक्य में काल, कारक, ठीक है, और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें बोलते हैं हम विकारी शब्द। ठीक है, यहां पे समझो। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये विकारी शब्द क्यों होते हैं? क्योंकि वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन
और काल के अनुसार परिवर्तन होता है इसमें। ठीक है, विकार मतलब विकार में कोई बदलाव आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई समस्या हो, समस्या नहीं मतलब शब्द में प्रयोग के अनुसार, ठीक है, इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये सब कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्यों होते हैं? आपको यहाँ पे ये कारण भी जानना चाहिए कि वाक्य में जब इन्हें प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? हम विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम समझेंगे अविकारी शब्द, जिन्हें अव्ययी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अविकारी शब्द। अब यहाँ पे ये समझिए आप कि अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, और लास्टली हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, देखो जब वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वाक्य में, जैसे कि हर वाक्य में ये आपको हमेशा समान मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप अविकारी शब्द कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और लास्टली हो गया विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब वही बात कि वाक्य में प्रयोग करते समय, ठीक है, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग। लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों चीजों को समझ चुके हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। ये समझाना यहाँ पर समास से पहले जरूरी था, छोटी सी चीज थी, ये आप लिख लें और बार बार इसे दोहराकर याद करें कि ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करते समय ये जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे ये क्या क्या होते हैं? आप क्रिया विशेषण आप जानते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कैसे क्या क्या क्या? धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, जल्दी, ठीक है, तेज, ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे हम इन्हें, तो ये ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होंगे। धीरे का धीरे ही रहेगा, ना तो ये
लिंग में कोई बदलाव होगा जब अगर हम जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ये हमेशा इसी रूप में प्रयुक्त होगा शब्द। ठीक है, इन्हीं अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं हम? अव्यय बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं अव्ययी भाव समास पे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, सुनिए, इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, हम और आप सभी जानते हैं कि ये जो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। और इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसका पहला पद या तो उपसर्ग होगा, ठीक है, या निपात होगा, या फिर अव्यय होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये निपात क्या होता है? अव्यय तो चलो आपने बता दिया, ये जैसे ही प्रयोग में लाएंगे तो हम बता देंगे कि निपात क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझो उपसर्ग वाले जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए भी थे, तो अब यहाँ पे समझ लो। जैसे आ प्लस जन्म, आ जन्म, ये क्या हो गया? सामासिक पद हो गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग। ठीक है, यानी कि आपको कहीं भी पूछा जाए जैसे अभिमान, आप सभी जानते हैं इसमें ये जो अभी है ये उपसर्ग है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यानी कि जहां भी हम उपसर्ग देखेंगे किसी शब्द में तो हम उसे तुरंत क्या सब पहचानेंगे? यह एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब अव्ययी भाव समास, उपसर्ग का मतलब अव्ययी भाव समास। जहां भी उपसर्ग देखा हमें वहां क्या बोलेंगे हम? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला देखो, निपात। ठीक है, निपात वे शब्द होते हैं, ये भी जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, मतलब निपात में भी कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। पर निपात क्या होते हैं? निपात वे अविकारी शब्द जो वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करते हैं, मतलब उसमें वाक्य में जोड़ देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, ऐसे अविकारी शब्द, ठीक है, जिनका प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उन्हें हम निपात कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझो, निपात का क्या काम होता है? अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। अब समझो अतिरिक्त भावार्थ का मतलब क्या है। जैसे एक वाक्य है, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, ये एक सामान्य वाक्य है। ठीक है, अब मैंने लिखा मोहन ही स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही शब्द है, ठीक है, वो इसे अतिरिक्त भावार्थ प्रदान कर रहा है। हो सकता है उस दिन बारिश हुई हो और कुछ बच्चों में खुजली होती है,
जिन्हें स्कूल जाना है, चाहे आंधी आए तूफान आए, उन्हें फ्रंट बेंच पे बैठना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या हुआ, मोहन ही स्कूल जाता है, तो ये अतिरिक्त भावार्थ प्रदान कर रहा है पूरे वाक्य को। तो ये क्या हो गया, निपात। अब ठीक है, अब हम एक दो निपात के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निपात से कैसे समास बनता है वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे निपात क्या हो गया, जैसे ही, भी, भर, तक, यथा और इति। ठीक है, ये हो गया निपात। ठीक है, पहली चीज अव्ययीभाव समास में मैंने आपको क्या बताई, जहां भी उपसर्ग देखेंगे वहां पे अव्ययीभाव समास, जहां भी आपको उपसर्ग दिखेगा वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास, जहां भी आपको निपात मिले वो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। ठीक है, जैसे यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, ये हो गया सामासिक पद, ये हो गया उसके समास विग्रह। ठीक है, और ये शब्द क्या हो गया, निपात। ठीक है, यथा, जैसे इसी प्रकार से इति प्लस सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो जहां भी आप ऐसे शब्द देखेंगे, अब और देख लीजिए, जैसे भरसक, भर प्लस पेट, भरपेट। ठीक है, तो ये हो गया, जहां भी आप निपात को देखेंगे वहां पे अव्ययीभाव समास। ठीक है, ठीक है, तो निपात के बारे में हमने अब पढ़ लिया। अब हम जानेंगे अव्यय के बारे में, कैसे अव्यय से अव्ययीभाव समास बनता है। अव्यय होते क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जो वाक्य में परिवर्तित नहीं होते हैं लिंग, वचन, काल के अनुसार वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे धीरे, धीरे, जल्दी, जल्दी। ठीक है, ये होते हैं अव्यय। अब आपको यहाँ पे ये जो योजक चिन्ह है, यहाँ पे जो योजक चिन्ह है, जैसे यहाँ वहां, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये यहाँ पे द्वंद्व समास क्यों नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह प्रयोग होता है। नहीं नहीं, द्वंद्व समास में तो योजक चिन्ह प्रयोग होता है, पर यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर अविकारी शब्द, ठीक है, योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, यहाँ पे आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज समास। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या सामासिक पद। ठीक है, समास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदी शब्दकोश को संक्षिप्त करने के लिए हमें समास की आवश्यकता होती है। ठीक है, और समास की परिभाषा हमने पढ़ी। ठीक है, क्या क्या पढ़ी कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी समास बनाता है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, एक शब्दांश हो गया, और प्रतिदिन पूरा क्या हो गया, एक सामासिक पद हो गया। ठीक है,
पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या पढ़ी हमने कि दो से अधिक शब्द मिलकर भी समास बनाते हैं। जैसे क्या, लाल बाल पाल, रोटी कपड़ा मकान, आन बान शान, ठीक है, ये सब क्या हो गए, दो से अधिक शब्द मिलकर समासिक पद बनाते हैं। ठीक है। तीसरी परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि दो शब्द मिलकर भी समास बनाते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, कृष्ण अर्जुन, ठीक है, ये सब क्या हो गए, समासिक पद हो गए दो शब्दों से मिलकर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अकड़ ढीली हो जाती है जिन पर डेप्ट होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। क्या बताया मैंने, अकड़ ढीली हो जाती है, AKD, अकड़ ढीली हो जाती है जब हम पे DBT यानी कि डेब्ट यानी कि कर्जा होता है। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। इस ट्रिक के साथ हम उन्हें याद करेंगे। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। सबसे पहले हमने ये जाना। ठीक है। उसके बाद हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा। ठीक है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरी चीज, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है, अव्यय होता है या निपात होता है। अव्यय या निपात क्या होता है मैं आपको पहले बता सकता हूँ, बता दिया है मैंने आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ। निपात वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, सक, भर, ठीक है, इति, यथा, ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं। ठीक है। अव्यय क्या होते हैं, ठीक है, अव्यय को बोलते हैं हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करते समय जिनका लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अविकारी शब्द या अव्यय बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि अव्ययी भाव समास में आपको केवल 3 चीजें ध्यान रखनी है, उपसर्ग, निपात या अव्यय। जहां भी आपको दिखा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए समास के बारे में। पर तत्पुरुष समास को बताने से पहले मैं आपको कारक भी बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ सकें। यानी कि लगभग इसमें कल परसों का समय लगेगा, लेकिन आपके 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे इसमें। ठीक है। नमस्कार।